Our today's topic is decarboxylation reaction. So what is decarboxylation reaction? Removal of CO2 from the salt of carboxylic acids. Removal of CO2 from the salt of carboxylic acid in presence of soda lime to form alkanes. टू फॉर्म एल्केन्स. ठीक है, अब देखिए बेटा इसका मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये देखो बेटा सोडा लाइम क्या है. सोडा लाइम में सोडा है कास्टिक सोडा और लाइम है क्विक लाइम. कास्टिक सोडा एंड क्विक लाइम. कास्टिक सोडा होगा NaOH और क्विक लाइम होगा CaO. ठीक है, अब जो ये CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, ये यहाँ पे काम करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का. मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और किस पोर्शन में रहेगा ये 4:1. ठीक है, इस पोर्शन में आपका रहेगा सोडा लाइम. अब रिएक्शन देखिए, हमें कोई भी एग्जांपल लेना है एसिडिक सॉल्ट का. फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल लिया CH3COONA सोडियम एसीटेट. CH3COONA सोडियम एसीटेट. इसमें ऐड किया NaOH, प्रेजेंस ऑफ CaO. CH3COONA लिया सोडियम एसीटेट, इसमें NaOH ऐड किया, प्रेजेंस ऑफ CaO. तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, देखिए ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये यहाँ से रिमूव होगा. ठीक है, Na2CO3 क्या निकलेगा Na2CO3 और एक CH3 ये और एक ये H क्या बन जाएगा CH4. CH4 मतलब मीथेन. अब इसी का सेकंड एग्जांपल आप देखिए. मान लीजिए मैंने ये लिया बेटा साइक्लोहेक्सेन है और मैंने इसी पे लगा दिया COONA प्लस मैंने इसमें डाला NaOH, प्रेजेंस ऑफ CaO. NaOH डाला, प्रेजेंस ऑफ CaO. तो यहां से क्या रिमूव होगा फिर से Na2CO3 प्लस में ये एक H यहाँ इस पे जुड़ जाएगी, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन. ये क्या बना साइक्लोहेक्सेन. तो ये आपकी रिएक्शन हुई डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक है, समझ गए होंगे आप. टेम्परेचर होगा नियर अबाउट 630 केल्विन. 630 केल्विन. ओके, तो कर लें आप इसको बेटा. हाँ भी, अगर आपका ये हो गया है तो प्लीज रेज योर हैंड. इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन. कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन. इसमें क्या होगा, हम सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड.
हम कोई भी सॉल्यूशन लेंगे किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का, और उसका हम करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उससे एल्केन की फॉर्मेशन होगी, प्लस में CO2 गैस लिबरेट होगी, प्लस में H2 गैस लिबरेट होगी। ठीक है, CO2 गैस आपकी जाएगी एनोड से और H2 गैस आपकी लिबरेट होगी कैथोड से। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पर किसी भी सॉल्यूशन में जो केमिकल चेंज होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसकी कॉमन रिएक्शन क्या है कि हम सॉल्यूशन लेंगे किसी भी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसका हम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उससे एल्केन की फॉर्मेशन होगी, प्लस CO2 निकलेगा, प्लस में H2 गैस निकलेगी। अब इसका एग्जांपल देखिए। सपोज दैट मैंने लिया CH3COONA, इसका नाम सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट, ठीक है। और फिर हमने इसमें डाला H2O, तो 2 मोल इसके किए, 2 मोल इसके किए, उससे आपका क्या बना, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये CO2 निकला, 2 मोल ऑफ CO2 प्लस तो उसमें ना अंदर की साइड में कटआउट्स लगे हुए हैं, CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaOH प्लस H2 2 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल ऑफ CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaOH प्लस में H2, ठीक है। तो ये CO2 गैस गई एनोड से और ये H2 गैस लिबरेट हुई कैथोड से। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा इसी का। मान लीजिए मैंने ये लिया, पोटाशियम प्रोपेनोएट प्लस 2 मोल ऑफ H2O। इससे फिर से वही बनेगा बेटा, यहां से बॉन्ड डिसोशिएट होगा, तो ये बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3। ये 2 मोल जुड़ गए बेटा CH3 CH2 के, तो खोल के जो लिखा जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, प्लस 2 मोल ऑफ CO2 प्लस H2 प्लस 2 मोल्स ऑफ KOH, इसका नाम है N ब्यूटेन। वही CO2 गैस एनोड से गई, H2 गैस कैथोड से गई, प्लस निकल गया 2 मोल ऑफ KOH। तो ये आपकी रिएक्शन है कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। Now our next topic is physical properties of alkene. Physical properties of alkenes. So alkenes की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो देखिए बेटा। सबसे पहली बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ तो जो स्टार्टिंग के 4 मेंबर है, कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक, ये मोस्टली आपके गैसियस स्टेट में रहते हैं, दे आर गैसेज। नेक्स्ट आपके 13 है, कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक, ये मोस्टली आपके लिक्विड स्टेट में रहते हैं। और जो इससे ऊपर होंगे कार्बन 18 ऑनवर्ड्स जो भी होंगे वो सारे सॉलिड्स होते हैं, वो सारे सॉलिड्स होते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी रेफर करता रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज।
as the molecular mass increase, van der Waals force of attraction also increase. Van der Waals force of attraction also increase, and the boiling point also increase. मान लीजिए हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। तो तीनों में सबसे हाई किसका मॉलिक्यूलर मास है? प्रोपेन का। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा ना, उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा C3H8 का। ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अमंग द आइसोमर्स। अमंग द आइसोमर्स C5H12। मान लो बेटा ये आइसोमर है C5H12, इस कंपाउंड की आप आइसोमर बनाओ। तो बच्चों ये सब आपको ध्यान होगा। देखो मैं सीधा बॉन्ड लाइन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5। बच्चों इसका नाम एन पेंटेन, जहां मैंने लंदन फोर्स पढ़ाया था ना, वहां पर ये टॉपिक था। फिर है आइसोपेंटेन, 1 2 3 4। एक कार्बन इस पे ये लगा दिया तो क्या बन गया? ये आइसोपेंटेन। और फिर बनाया नियोपेंटेन, 1 2 3। ये क्या बन गया बच्चों? नियोपेंटेन। तो ये 3 आइसोमर्स हो गए, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। ठीक है। तो एन आइसो और नियो में क्या खास है? तीनों में सबसे हाई सरफेस एरिया किसका है? एन पेंटेन का। इसका सबसे हाई क्या है? सरफेस एरिया। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होगा? लंदन फोर्स। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा? लंदन फोर्सेस होंगे। लंदन फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो बेशक ये तीनों आइसोमर्स हो, लेकिन फिर भी सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एन पेंटेन का। मतलब आइसोमर्स में हमेशा एन आइसोमर का हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, उससे कम आइसो का होगा और सबसे कम नियो का होगा। सबसे हाई एन का, उससे कम आइसो और सबसे कम नियो। और अगर आपके पास आइसोमर्स है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो सबसे हाई प्राइमरी का होगा 1 डिग्री, उससे कम सेकेंडरी का होगा 2 डिग्री, उससे कम टर्शरी का होगा 3 डिग्री। कर ले बेटा। तो अब हम बात करेंगे बेटा मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का भी सीधा सा कंसेप्ट यही आता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज as the number of carbon atom increase। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बट देयर आर सम वेरिएशंस। या बट देयर आर रेगुलर वेरिएशंस। यहाँ बार बार बेटा वेरिएशंस आएगी, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। अब वो क्यों है? देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, मैंने 2-4 एल्केन यहाँ पे लिखे। जैसे पहले मैंने लिखा C3H8, फिर हमने लिया C4H10, C5H12,
C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, all of these are alkanes. और अब अगर मैं इन एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट मेजर करती हूँ, जो डेटा हमें दे रखा है उसके हिसाब से, C3H8 का मेल्टिंग पॉइंट है 85.3, C4H10 का है 134.6, C5H12 का है 143.3, ठीक है। C6H14 का है 178.5, इसका है 182.4, 216.2, 222। तो आपने एक बात नोट की हो, यहाँ देखो मेल्टिंग पॉइंट, ये इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का है कम है, ओड का ज्यादा है, सॉरी इवन का ज्यादा है, ओड का कम है। या फिर इन दोनों में कंपेयर करो, इवन नंबर वाले का ज्यादा है, ओड का कम है। फिर इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में, तो ओड वाले का कम है और इवन नंबर वाले का ज्यादा है। तो यहाँ सिंपल सा है बिल्कुल, जो एन एल्केन्स होते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, जो एन एल्केन्स है जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, वो ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, आर मोर सिमेट्रिकल। एन एल्केन जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, दे आर मोर सिमेट्रिकल देन दोज ऑफ ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम, then those of odd number of carbon atom, then those of odd number of carbon atom. So they have greater, van der Waals force of attraction, they have greater van der Waals force of attraction that's why melting point of even number of carbon atom is higher than those of odd number of carbon atom. तो बेटा ये आपका रूल हुआ मेल्टिंग पॉइंट का, कर लें। अब बेटा लास्ट है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी की बात करूं तो जो एल्केन्स है आर नॉन पोलर, so they are not soluble in polar solvent, but they are soluble in non-polar solvent. पोलर में सोल्यूबल नहीं होते, दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोल्वेंट, लाइक एज ईथर, पेट्रोलियम। ठीक है बेटा, तो ये आपका सोल्यूबिलिटी का रोल हो गया। साथ में टॉपिक आपका पूरा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज का। अब हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज।